we can start. स्टार्ट कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग सेशन। कहानी के साथ स्टार्ट करूंगा। रेडी है? विल स्टार्ट विद अ स्टोरी। स्टोरीज पसंद है आपको? लोरी वोरी सुनते हो क्या? तो नहीं, लोरी वोरी सुनते हो तो बताओ। लोरी भी सुनाने आती है मुझे, है ना? चलो, good evening, good evening, good evening. Very warm welcome to everybody present here. Let's start the class. ठीक है जी, चलिए। ओके, चलो भाई। Z इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर, स्टार्ट दिस टॉपिक। Z इफेक्टिव या फिर उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। राइट है? चलो, तो Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग, यहां पे आ जाते हैं हम। Z इफेक्टिव, ठीक है। Z इफेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। आओ, क्या है Z इफेक्टिव? क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन बिना इसके पूरा पीरियोडिक टेबल आगे का नहीं समझ आएगा। तो बड़े गौर से सुनिएगा, छोटी से छोटी चीज पूछ लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको लेके जाऊंगा। सो Z इफेक्टिव, इसी का दूसरा नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कई बुक्स में आपको Z इफेक्टिव सीधा सीधा लिखा मिलेगा, कई जगह आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलता है। सो बेटा, आपको कई बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में मिलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर हम इसके बाद अलग से स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूं। कहानी है मेरे एक बच्चों की, एक कहानी है एक बच्चा की और बच्ची की भी, तो दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे। तो आप ही में से कोई एक हो सकता है उस तरह का। होता क्या था कि अब दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्शन होना दैट इज कॉमन। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, आपकी उम्र की गलती है। आप तो बड़े नादान हो, बड़े भोले भाले हो, मासूम से हो, आपकी उम्र की गलती होती है जब भी ऐसा कोई केस देखता हूं मैं। तो होता यही है, जो पुराने जमाने में लैला मजनू की कहानी हुई थी, कुछ उसी तरह की कहानी इधर भी हुई। और दोनों के पेरेंट्स मेरे जानने वाले थे, तो दे कॉन्टेक्टेड मी। खैर, तो Z इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में उसका रिलेशन कैसे है मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या था कि लड़के को घर कैद हो गया था। होता ना, जेल में उम्र कैद हो जाती है, वो बेचारे को घर कैद हो गया था कि लड़के को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो यहां तक हो गई थी सिचुएशन, इतनी वर्स हो गई थी। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूं मैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये कैसे उस लड़के को घर में रखा गया, और क्या क्या हुआ। सारी कहानियां धीरे धीरे बाहर आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो भाई, एक एटम का स्ट्रक्चर आपके पास सबसे पहले सेंटर पे, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले आप देखोगे एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। ऐसा एटम दिखता है बॉस, ये जो मैंने बनाया, ऐसा एटम आपको दिखता है। न्यूक्लियस के सेंटर, एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और ये हमारी ऑर्बिट्स होती हैं। क्लियर है? अब देखो, न्यूक्लियस बेचारा पॉजिटिवली चार्ज है। हर न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज होती है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। हर न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज होती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। है जी, क्लियर है? चलो, प्रोटॉन क्या करता है? खींचने का काम, अट्रैक्शन का काम। प्रोटॉन का काम क्या है? खींचने का काम, अट्रैक्शन का काम। चलो, अब मैं आपको बोलता हूं किसको खींचेगा प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज किसको खींचता है? वो नेगेटिव चार्ज को खींचता है।
आप भी किसको खींचोगे? अपोजिट चार्जेस वाले को खींचते हो। अट्रैक्शन बात बोल रहा हूं मैं। अब होता क्या है, हर एटम ऐसा ही दिखता है। दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका कोई भी एटम ले लो, ऐसे ही दिखेगा बॉस। सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता ही नहीं है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, बचा प्रोटॉन, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब सेंटर पे तो हो गया न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स रहते हैं। अब इस ऑर्बिट्स में कौन होते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट में आपके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स। हियर यू विल हैव इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। हियर यू विल हैव इलेक्ट्रॉन, हियर यू विल हैव इलेक्ट्रॉन। थोड़ा गौर से समझना बॉस बात को। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये मतलब ये तो तय है कि बॉस ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो आपको याद है कि एक लड़का जो बेचारा घर में कैद हो गया था, उसको अंदर रख दिया गया था, घर कैद कर दिया गया था, ये देखो। और एक वो जो अपोजिट चार्ज, वो भी बेटा घर के बाहर को इंतजार ही कर रहा है। तो मैं जब भी इस टॉपिक को पढ़ाता हूं तो दो वर्ड यूज करता हूं, अंदर वाला और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन। अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। भटकना नहीं है, टॉपिक समझ में आ जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे पूरा पीरियोडिक टेबल समझ आता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको। मैं यहां पे लिखा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं पहले बात करूंगा न्यूक्लियर चार्ज की बात करूंगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज का मतलब प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो चार्ज होता ही नहीं उसमें। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि मैं न्यूक्लियस के चार्ज की बात करूंगा, मैं प्रोटॉन की बात करूंगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियस के चार्ज की बात करने वाला हूं, वो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। अभी कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ तो हो रहा है। अब मैं यहां पे आपको समझाना चाहता हूं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, बस यहां पे आप देखना, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं येलो लाइन से, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या लगता है, कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? दे आर अपोजिट चार्ज, और हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच में बेटा अट्रैक्शन होता है। ऑलवेज देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अपोजिट चार्ज। सो बेटा यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर यहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। बढ़िया। ये जो अंदर वाला न्यूक्लियस है और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में अट्रैक्शन चल रहा है। लेकिन आप अंदर हो, घर के अंदर, और कोई बाहर है जिससे आपका अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हमेशा अट्रैक्शन होते रहता है? नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब घर वालों को पता लगता है, एक दिन ऐसा आता है जब घर के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पता लग जाता है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन और बाहर, अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, कुछ हरकतें आपकी ऐसी होती है जिससे घर वालों को पता लग गया, इनर इलेक्ट्रॉन्स को पता लग गया। अब घर वाले क्या करेंगे? बेटा दूर रहो। घर वाले क्या कहेंगे कि बस दूर रहो। तो होता क्या है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इनर इलेक्ट्रॉन पुट्स अ रिपल्सन फोर्स। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है बॉस, ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा होता है। और ये रिपल्सन फोर्स क्यों लगा रहा है? बिकॉज दे आर सेम चार्ज। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है बॉस, ये वाला जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन आपको रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन आपको रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब है कि एक एटम में दो तरह के फोर्स लग रहा है, एक है अट्रैक्शन, दूसरा है रिपल्सन। बोलो यहां तक समझ आया? तो कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन में, अभी मैं थोड़ा सा आपको मैं वापस उसको लेके जाता हूं, यहां आइए, वापस वापस वापस। अभी तक हमारे पास इतना समझ आया था कि अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि भाई जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ठीक है, 0 से लेकर के सीधा बाहर,
या तो सीधा अंदर सीधा बाहर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन फोर्स भी लगा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज। ये देखो रिपल्सन फोर्स, ये भी रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये भी रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये भी रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन फोर्स लगा रही है और न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात को? क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैं वापस बार बार से आपको दिखा रहा हूं। अब देखोगे तो दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। अब मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दे रहा हूं, केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दे रहा हूं। इन दोनों के बीच में आपको रिपल्सन फोर्स दिखेगा। कहने का मतलब है एक एटम में अभी तक यह समझ आया कि दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा है रिपल्सन फोर्स। एक एटम में दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा है रिपल्सन फोर्स। बोलो क्लियर ना? एक एटम में दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा है रिपल्सन फोर्स। अब आप फिजिक्स में पढ़ते हो, नेट फोर्स निकालते हो कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो एफबीडी, और फिर टोटल फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर नीचे फ्रिक्शन माइनस करते हो। याद आ रहा है? याद आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में? तो आप टोटल फोर्स हमेशा रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो प्लस माइनस करके। अब देखो, जो यहां पे आप एफ नेट निकाल रहे हो, एफ नेट का मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या मैं कर दूं कि अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स। ये जो नेट फोर्स है यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये जो नेट फोर्स है यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यही जेड इफेक्टिव है। ये जो नेट फोर्स है यही जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव। ये जो नेट फोर्स है यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यही जेड इफेक्टिव है। बोलो क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? मैं वापस से रिकैप दे रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनेंगे। पेन नीचे और नजरें मेरी नजरों के साथ। इधर हर एक एटम दुनिया में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसे बनाया हुआ है। मतलब सेंटर में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और उसके बाहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। बोलो क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब दो तरह के चार्ज दिखे, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव दुनिया का नियम है, अट्रैक्शन होता है। ये न्यूक्लियस अंदर है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन होता है। ये न्यूक्लियस अंदर है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है? लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, ये आपको गौर फरमाना होगा। इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सारे के सारे इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सारे के सारे रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। अच्छा, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा क्योंकि न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होते हैं। सो ज्यादा प्रोटॉन है, सो ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। रिपल्सन फोर्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, रिपल्सन फोर्स कम होगा। इसीलिए बड़े में से छोटा फोर्स माइनस किया है मैंने यहां पे। सो एफ नेट दो तरह के फोर्स लग रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज जेड इफेक्टिव। अब ये तो हो गया समझने का तरीका, ये इनफ नहीं है, यहीं तक कोचिंग में बंद हो जाता है, यहीं तक बाकी के वीडियोस में मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चंस में एप्लीकेशन कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। जेड इफेक्टिव इज बेसिकली न्यूक्लियस का पावर। अब देसी लैंग्वेज में समझो, जेड इफेक्टिव है क्या? जेड इफेक्टिव इज बेसिकली पावर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कितनी पावर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव कि न्यूक्लियस का पावर है। कौन सा पावर? वो पावर जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जेड इफेक्टिव इज बेसिकली इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। Z effective is basically attraction force of nucleus on outermost electron. I hope it is very very clear, crystal clear now. बोलो क्लियर क्या? न्यूक्लियस सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्यों करेगा? बेटा Z इफेक्टिव जब हम पढ़ते हैं ना तो वो डिफिनेशन ही ऐसा है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सबसे होगा, बट उसको हम Z इफेक्टिव नहीं बोलेंगे।
हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि जेड इफेक्टिव की स्टडी केवल आउटर मोस्ट पे करनी है। इनर पे भी अट्रैक्शन हो रहा होगा, बट हम उसकी स्टडी यहां नहीं कर रहे, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल में स्टडी करना है केवल अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाली इलेक्ट्रॉन के बीच में। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब यहां पे आ गए कि ये रहा रिपल्सिव फोर्स, ये रहा अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्शन का फोर्स माइनस रिपल्सन का फोर्स इज एफ नेट। एब्सोल्युटली क्लियर, नो इश्यूज, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एफ नेट हो गया, अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स, आंसर आ गया। बोलो ठीक है, बोलो बहुत बढ़िया है। सो दिस इज अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स। अब आते हैं आपको डेफिनेशन के ऊपर, रेडी है? अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। द नेट चार्ज एफर्ट, इसका डेफिनेशन होता है कि द नेट अट्रैक्शन फोर्स, द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस असली में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, न्यूक्लियस असली में कितना लगा रहा है नेट अट्रैक्शन फोर्स, जो रिपल्सन फोर्स के माइनस करने के बाद आ रहा है। द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge। इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज आया, समझ आया? इफेक्टिव वर्ड क्यों यूज आया? अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वैलिड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या ऑल ऑफ दिस, या इट इज वैलिड एवरीवेयर। ठीक है शुभेच्छा जी, कर लेंगे, थैंक यू। यहां पे आते हैं कि Z इफेक्टिव इज वैलिड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या वैलिड एवरीवेयर, ए बी सी डी। ओके फाइन। तो बेटा Z इफेक्टिव जो होता है, अभी अभी मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है, आप देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलिड है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आपको दिख रहे हैं। जब तक एक आउटर मोस्ट ना हो और जब तक एक इनर मोस्ट ना हो, तब तक Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट से क्या हुआ? अट्रैक्शन, और इनर से क्या हुआ? रिपल्सन। तो Z इफेक्टिव के लिए अट्रैक्शन भी चाहिए, रिपल्सन भी चाहिए। तो इसीलिए बेटा Z इफेक्टिव इज वैलिड ऑन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आपको दिख भी रहा, Z इफेक्टिव में इनर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रिपल्सन के लिए, केवल आउटर इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं हो पाएगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे नहीं वैलिड है, जीरो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो अट्रैक्शन रिपल्सन का क्या मतलब है? कहीं हर जगह वैलिड है, यह भी गलत है। केवल और केवल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलिड है, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो तब तो जाकर रिपल्सन लगेगा। ठीक है, तो यहां पे उस चीज को लिखना है कि Z इफेक्टिव इज वैलिड ऑन, Z इफेक्टिव इज वैलिड ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Z इफेक्टिव कहां वैलिड है बेटा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर वैलिड है। बोलो, Z इफेक्टिव इज वैलिड ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो ये है कि सर ये इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डाल रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा देसी लैंग्वेज में अभी और आता है, थोड़ा सा और समझाऊंगा अभी देसी में। देसी ये कहता है Z इफेक्टिव हमेशा अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, अभी इस पे चर्चा करना है। तो देखो Z इफेक्टिव हमेशा नेट अट्रैक्शन फोर्स लिखा है, तो कभी भी Z इफेक्टिव की बात हो तो दिमाग में क्या करना है? अट्रैक्शन। ठीक है, दिमाग में क्या चलना है? अट्रैक्शन। सो इट इज नेट अट्रैक्शन फोर्स। अब आते हैं वापस से कहानी पे। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, कहानी भी सुन सकते हैं। कहानी कुछ ऐसा है कि एक लड़का हुआ करता था जो जिसको घर में कैद कर दिया गया। वो अट्रैक्शन करता था किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लेकिन वही बेटा विधि का विधान है, सबका कटना होता है। बीच में जो घर वाले हैं, ये घर वाले बेचारे इसको धक्का मार रहे, बाहर निकलो बाहर निकलो। ये अंदर आना चाह रहा है, ये दोनों पास आना चाह रहे हैं, अट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, बट घर वाले बेटा मत पूछो। खैर चलिए, ये तो समझने समझाने की बात है। Z इफेक्टिव हमेशा लैला मजनू की कहानी पे बेस्ड है। लैला मजनू पास आना चाहते थे, बट समाज वालों ने उनको रिपल्सन कर करके दूर कर दिया। घर वालों ने, इनर इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल्सन कर करके दूर कर दिया।
ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े नेक्स्ट। सो जेड इफेक्टिव समझ आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ आ गया। अब आते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पे। थोड़ा देसी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करें और फिर आगे बढ़ेंगे। जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट न्यूक्लियस का पावर। जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू पावर ऑफ न्यूक्लियस, पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको जेड इफेक्टिव में कुछ सवाल फंसेगा भी कहीं नहीं। न्यूक्लियस बाहर वाली इलेक्ट्रॉन को कितनी मजबूती से खींच पा रहा है, दैट इज जेड इफेक्टिव। क्लियर? न्यूक्लियस बाहर वाली इलेक्ट्रॉन को कितनी मजबूती से खींच पा रहा है, दैट इज जेड इफेक्टिव। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यू कैन से इन एनी वेज, कोई भी आप बात कर सकते हो। बाय द वे स्टडी भारत की टी शर्ट्स बन गई है, सो कल से या अगली क्लास से हम स्टडी भारत की टी शर्ट्स में आया करेंगे। मंडे से एवरीथिंग विल बी टू मच स्मूथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं शील्डिंग इफेक्ट। अभी इसी स्लाइड पे रहते हैं। आपने कार देखा है क्या जिंदगी में? चलो, बाय द वे जिन्होंने कार नहीं देखा है बता देते हैं, ये एक 4 पहियों पे चलने वाली वाहन होती है। यातायात में हम उनका बड़ा अच्छे से प्रयोग करते हैं। कैसी लगी हमारी हिंदी? चलो, तो कार तो आपने देखा होगा, तो ऑब्वियस है कि कार के जो मिरर नहीं, जो शीशे होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो आपने ये भी देखा होगा कि कार के शीशे क्या होते हैं? ब्लैक कर लेते हैं कई लोग। अंदर से तो बाहर दिख जाता है, बाहर वालों को अंदर नहीं दिखता। हालांकि अब वो इलीगल है, गवर्नमेंट ने उसको इलीगल कर दिया। तो अंदर से तो आप कार के उसमें बाहर देख सकते हो, बट बाहर से अंदर नहीं देख सकते हो। एक ऐसी फिल्म चढ़ा दी जाती है शीशे के ऊपर, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, तो फिल्म चढ़ा दी गई है कार के शीशे के ऊपर, जिससे अंदर और बाहर के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, सेपरेशन हो गया। पहले अगर शीशा वाइट था तो आप अंदर वाले बाहर को देख पा रहे थे, बाहर वाले अंदर को देख पा रहे थे। जैसे ही मैंने फिल्मिंग कर दी है, जैसे मैं उस पर ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ा दिया, तो इसके बाद लोग अंदर वाले बाहर को देख पा रहे हैं, बट बाहर वाले अंदर को नहीं देख पा रहे। मतलब सेपरेशन हो गया, अंदर और बाहर के बीच में सेपरेशन हो गया। यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है थोड़ा समझिएगा। ये एक तरह की दीवार बना रहा है जो अंदर और बाहर को सेपरेट कर रहा है। ये एक तरह का स्क्रीन बना रहा है जो अंदर और बाहर को सेपरेट कर रहा है। ये एक तरह का शील्ड बना रहा है। शील्ड मतलब समझते हो? आपने मूवीज देखे होंगे जिसमें तलवार से लड़ाई होती है, तो जो एक हाथ में तलवार होता है, दूसरे हाथ में बचने के लिए कैसे लोहे का शील्ड होता है। तानाजी मूवी देखिए, अशोका मूवी देखिए, मगधीरा मूवी देखिए। रिसेंट में कौन आया है? तो ठीक है, रिसेंट मैंने मूवीज देखी नहीं 3-4 महीने से। ठीक है, हाँ, टिंटेड ग्लास बोलते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बस यहां पे एक शील्ड होता है, तो शील्ड भी यही करता है कि सामने वाले और शील्ड के अंदर वाले, बाहर वाले और अंदर वाले के बीच में सेपरेशन। तो स्क्रीनिंग हो, शील्डिंग हो, सब का सब एक ही काम कर रहा है। अंदर वाला और बाहर वाले के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है। अंदर वाले और बाहर वाले के बीच में सेपरेशन कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आगे बढ़िए। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है बॉस, आपस में रिपल्सन करते हैं। द इनर इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं बेटा? रिपल्सन। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में रिपल्सन नहीं करते। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले को रिपल्सन कर रहे हैं। मतलब देखो, कहने का मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्क्रीन लगा दी है जो अंदर वाला न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर रहा है। फिर से समझना, इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन कर रहे हैं, मतलब अंदर वाले और बाहर वाले को पास आने देना नहीं चाहते। समझ रहे हो? ये जो रिपल्सन फोर्स है वो कौन लगा रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है? अंदर और बाहर वाले को सेपरेट करना, अंदर और बाहर वाले को पास नहीं आने देना। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं बेटा? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देते हैं। मतलब ये एक तरह का शील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे शील्डिंग कर रहे हैं जिससे ये दोनों सेपरेट आउट हो पाए। अब आपको समझ आया होगा कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। कि द रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है क्या?
कि द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू रिपेल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. घर वाले क्या करते हैं, एक ऐसी दीवार बना देते हैं. मैंने बोला था ना लड़का कैद हो जाएगा. वो लड़कियों के चारों तरफ बेटा एक ऐसी दीवार बना दी कि ना तुम बाहर जाओगे ना तुम्हारा अट्रैक्शन होगा. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए. तो इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ शील्ड, एक्ट एज अ स्क्रीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. ला 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 ला. आई होप इट इज क्लियर. चलो अब आ जाओ, यहां पे मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की बात करूंगा. इस आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्क्रीनिंग स्लैश शील्डिंग इफेक्ट. क्या होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, आइए बताता हूं. द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, फिर समझेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू एक्ट एज अ शील्ड, टू एक्ट एज अ शील्ड. ये क्या करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, एक शील्ड की तरह एक्ट करते हैं या स्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं. द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू एक्ट एज ए शील्ड या एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन, टू एक्ट एज ए शील्ड या एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन इनर न्यूक्लियस, अंदर वाला न्यूक्लियस, और एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. इसी को हम क्या बोल देंगे बॉस, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. इट इज कॉल्ड शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. इट इज कॉल्ड शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं, बोलो ठीक. ठीक है, कल क्लास रहेगी बेटा, संडे को हमें सांस लेना होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए कल क्लास नहीं रहेगी. स्टडी भारत का शर्ट आपको चाहिए? अच्छा, स्टडी भारत का शर्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा. टेस्ट में विनर हुई है, विल सेंड यू द गुडीज, विल सेंड यू द गुडीज ऑफ स्टडी भारत. क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट समझ में आया. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट समझने के लिए पहला चीज हुआ कि भाई ये मल्टी इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है. दूसरा, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है. तीसरा, ये नेट अट्रैक्शन फोर्स है. चौथा, कि अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन फोर्स है. पांचवा, न्यूक्लियस की एक्चुअल पावर, ये है जेड इफेक्टिव. चलिए, क्लियर होगा यहां तक तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा. तो आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये सब भी क्लियर हुआ. अब आते हैं जेड इफेक्टिव. अब जेड इफेक्टिव पे थोड़ा सा और जाते हैं कि पीरियड में कैसे वेरी करता है, ग्रुप में कैसे वेरी करता है, विथ प्रूफ, बिना रटाए हुए पूरा समझाऊंगा. अभी तक जेड इफेक्टिव में कुछ रटवाया नहीं है, वरना डेफिनेशन लिखा कि आगे बढ़ने का टेंडेंसी आपको पता है इन कोचिंग एज इन एवरीवेयर. बट मुझे पता है कि एक एवरेज बच्चा कैसे सिलेक्शन लेता है, वो समझ के, उसको रटा नहीं जाता. मुझे वो दर्द पता है बस. चलो आओ, इनर न्यूक्लियस या आउटर, अरे इनर, द टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. गधो, चलो अब एक काम और कर देते हैं. बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया तुमने. तुम्हें इसके लिए ना नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. इनर मोस्ट न्यूक्लियस कर दो. अब ठीक है, कह रहे इनर इलेक्ट्रॉन सही है कि इनर न्यूक्लियस सही है? अरे गधेड़ो, न्यूक्लियस सबसे अंदर होता है, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और ये आउटर हो गया. तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इनर मोस्ट न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा अंदर न्यूक्लियस. ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो आ जाओ, अब आते हैं आपके पास बस जेड इफेक्टिव. कई बुक्स में जेड इफेक्टिव, कई बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा. अब हर एलिमेंट का आप जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो, हर एलिमेंट का जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो. लेकिन एक खुशखबरी सुनाओ क्या, जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव पॉसिबल है. हर एलिमेंट का, हीलियम का कितना है, सोडियम का कितना है, पोटेशियम कितना है, लिथियम में कितना है, बेरिलियम में कितना है, सबका आप निकाल सकते हो. क्लियर है? चलो अब आ जाओ बॉस आपके पास, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा में सिग्मा क्या होता है? यह होता है बेटा स्लेटर्स कांस्टेंट. सिग्मा इज स्लेटर्स कांस्टेंट.
सिग्मा क्या है आपके पास? सिग्मा इज स्लेटर्स कांस्टेंट। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्लेटर्स कांस्टेंट है। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव है, ये स्लेटर्स रूल बोलते हैं इसको, स्लेटर्स रूल। ठीक है, स्लेटर्स रूल। खुशखबरी बता दूं बेटा आपको, खुशखबरी ये है कि बॉस स्लेटर्स रूल आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव इज नॉट इन योर सिलेबस। ना एनसीईआरटी में दिया है, ना आपको कोई भी टेस्ट सीरीज में मिलेगा, ना कहीं भी आपको। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी गलत, आपकी वो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि जितना सिलेबस है अगर वही पढ़ लो तो नंबर आ जाते हैं। आगे का आप पढ़ना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन हम सिलेक्शन की ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे। स्लेटर्स रूल इज नॉट इन द सिलेबस, तो हम बकवास की चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब आइए, अब आते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल, और दूसरा एक आता है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। तो ये दोनों चीजें भी अपने को पढ़नी है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले लिखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल। तो बेटा ऑर्बिटल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल। आइए आइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल। हाँ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल की मैं बात, एक सेकंड रुको। हेलो, ठीक है, मैं कॉल करता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर या Z इफेक्टिव का ऑर्डर यहां पे अपडेट कर देता हूं, फिर समझाऊंगा। S ऑर्बिटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, देन P, देन D एंड देन F। अगेन ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपने लिखा है, सबसे पहले लिखते के साथ मिटा डालिए। अभी कहोगे ये क्या करा रहे हो, लेकिन यही कराना सही होता है मेजॉरिटी जगह। और जो आपके समझने में दिक्कत आती है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर नहीं होता है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है। शील्डिंग इफेक्ट इन ऑर्बिटल, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट इन ऑर्बिटल। ठीक है, मेजॉरिटी जगह और वीडियोस में, बुक्स में कई जगह आपको दिखेगा Z इफेक्टिव का ऑर्डर, दैट इज रॉन्ग। Z इफेक्टिव बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलिड है, वो एटम के अंदर वैलिड है, ये ऑर्बिटल में थोड़ी वैलिड है। दैट इज वैलिड फॉर एंटायर एटम, एक ऑर्बिटल के लिए थोड़ी डिफाइन होगा। तो आपको मैंने समझा भी दिया, गलतियां भी बता दी थोड़ा गौर से। सो शील्डिंग इफेक्ट ऑर्बिटल में वैलिड है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसे कैसे मान ले, आपको समझाना पड़ेगा। आइए, एस ऑर्बिटल का शेप बता दो। तो बेटा एस ऑर्बिटल का शेप दुनिया में मुझे लगता है सबको पता है, नहीं पता है तो आपको अभी पता लग जाएगा। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। अब एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का है, कहने का मतलब है बॉस कि आपके पास ये देखोगे न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर रहा है। न्यूक्लियस को बेटा चारों तरफ से घेर रहा है, मतलब शील्डिंग इसकी बहुत अच्छा हो गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ इसने दीवार बना दिया है, मतलब न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से घेर पाएगा ये। इसीलिए एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बोलो, शील्डिंग पावर बोलो, बात एक ही है। अब लेकिन पी ऑर्बिटल की जहां तक बात है बॉस, पी ऑर्बिटल की जहां तक बात है, पी ऑर्बिटल में तो डंबल शेप होता है। अब देखो यहां पे न्यूक्लियस तो बीचों बीच होगा, न्यूक्लियस तो बीचों बीच होगा, लेकिन चारों तरफ से इसको नहीं घेर पाया वो। मान लो यहां पे 100 लोग थे, 100 लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है इसको। अब यहां पे 50 लोग इधर, 50 लोग इधर, डिवाइड हो गए, अच्छे से घेर नहीं पाए। ये जो शील्डिंग है, इधर कोई घेरने वाला है ही नहीं, इधर कोई घेरने वाला है ही नहीं, तो पी का कम हो गया। आप अगर डी के बारे में भी बात करो, डी ऑर्बिटल के बारे में, तो डी ऑर्बिटल में भी कुछ ऐसे ही होता है। डी ऑर्बिटल में भी बेटा कुछ ऐसे ही होता है। अब डी ऑर्बिटल में देखो 25 यहां, 25 यहां, 25 यहां, 25 यहां, मतलब और डिवाइड हो गए। तो मतलब इसको और अच्छे से नहीं घेर पा रहा। सोचा ना 100 लोग घेर रहे हैं, यहां 50 लोग घेर रहे हैं, यहां 25 लोग घेर रहे हैं, मतलब अच्छे से शील्डिंग नहीं हो पा रही, अच्छे से दीवार नहीं बना पा रहे। एफ ऑर्बिटल तो और कॉम्प्लिकेटेड है, एफ ऑर्बिटल तो और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको बनाते ही नहीं है वो। और तो जितना इट इज लेस डिफ्यूज्ड, एस ऑर्बिटल की खास बात यह है कि भाई इट इज लेस डिफ्यूज्ड। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, पी ऑर्बिटल अच्छे से बना देता हूं।
देखोगे तो p ऑर्बिटल बहुत लेस, देखो s ऑर्बिटल लेस डिफ्यूज्ड है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसकी डिफ्यूजन बढ़ गई, लोग बढ़ गए, 50-50 लोग हो गए, ये और डिफ्यूज हो गया, 25-25-25 हो गए। सो s ऑर्बिटल इज वेरी लेस डिफ्यूज्ड। हां जी क्लियर है, s ऑर्बिटल बहुत लेस डिफ्यूज्ड है एंड f ऑर्बिटल इज वेरी वेरी मच डिफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो शील्डिंग इफेक्ट s का सबसे ज्यादा होगा, चारों तरफ से घेर रखा है, इसने 50-50 लोग घेर रहे हैं, डिफ्यूजन ज्यादा हो गया, इसमें 25-25 लोग घेर रहे हैं और डिफ्यूजन ज्यादा हो गया। एफ ऑर्बिटल अगर आप बनाना चाहो, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, बट अगर आप बनाने की कोशिश करो तो बेटा एफ ऑर्बिटल कुछ इस तरह, शक्तिमान देखा आपने, क्या हो रहा है, शक्तिमान देखा आपने, शक्तिमान में कुछ इस तरह से बन के आता था, तो वो एफ ऑर्बिटल का शेप होता है, 6-6 लोब्स हो जाते हैं, एफ ऑर्बिटल का शेप हो जाता है, 6-6 लोब्स हो जाते हैं, ठीक है, यस। तो एस का शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा। अब देखो एक टर्म आएगा जो बार बार आपको वो करेगा, पेनिट्रेशन पावर, कई बुक्स में आपको दिखेगा, एमटीजी, यू आर फॉलोइंग इधर एमटीजी और समथिंग, आपको बार बार दिखेगा पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर क्या है थोड़ा गौर से समझना, पेनिट्रेशन पावर क्या है थोड़ा गौर से समझना। पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली अट्रैक्शन। जब भी पेनिट्रेशन पूछे, मतलब पेनिट्रेशन का मतलब होता है, अब जैसे कैसे समझाऊं पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब है क्या बोलूं, कैसे समझाऊं, मान लो बेटा ये एक पेज है, ये एक पेज है, ठीक है, पेनिट्रेट करने का मतलब होता है बेटा आर पार करना, ये हो गया पेनिट्रेशन, दिस इज पेनिट्रेशन, राइट। जैसे गोली चलती है तो वो आर पार निकल जाता है, तो दैट इज पेनिट्रेशन, राइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में है तो सबसे जल्दी पेनिट्रेट करेगा, पी ऑर्बिटल थोड़ा दूर होता है तो थोड़ा देर से पेनिट्रेट करेगा, डी ऑर्बिटल और दूर होता है थोड़ा और दूर से पेनिट्रेट करेगा। तो पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली अट्रैक्शन, जितना पास में होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा। बोलो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पेनिट्रेशन पावर यहां पे क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हुए बेटा पेनिट्रेशन, अरे अरे अरे, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर क्या है आपके पास, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। बोलो हां कि ना, पेनिट्रेशन पावर एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, हां कि ना, हां कि ना, क्लियर है। तो पेनिट्रेशन पावर हो या शील्डिंग इफेक्ट हो या शील्डिंग पावर हो, सब एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। एंड ये पेनिट्रेशन पावर 2018 नीट, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। चलो अब पेनिट्रेशन पावर हो गया, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया। आइए अब मैं जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड एंड जेड इफेक्टिव इन अ ग्रुप बता रहा हूं, पहले लिख देता हूं और फिर आपको समझाऊंगा, राइट है। आइए तो आप लिखते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में ट्रेंड्स क्या होगा, आइए समझ लेते हैं जेड इफेक्टिव का ट्रेंड्स। अब जेड इफेक्टिव का ट्रेंड्स के बारे में मैं आपको बताऊं, जेड इफेक्टिव का ट्रेंड्स में देखो, सबसे पहले बॉस मैं पीरियड की बात करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड, और फिर हम बात करेंगे लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप। मैं एक एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं बिलीव करता हूं रटवाना नहीं है। आ जाओ, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड, ये लिख देता हूं, समझाऊंगा भी बड़े अच्छे से। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड। जब भी आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी आप पीरियड में बेटा लेफ्ट से राइट जाओगे, जब भी आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और दूसरा मैं यहां पे लिखूंगा कि जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप, ठीक है ना। और ग्रुप में कहां से कहां तक, टॉप से बॉटम तक। ग्रुप में बच्चे कहां से कहां तक, टॉप से बॉटम तक। तो बाबू समझ आ रहा है, लिख लीजिए, फिर हम इसको समझा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। मींस ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर एस इज लेस डिफ्यूज्ड, यस, एस का सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह है, अब एक ही जगह है तो जल्दी से प्रेशर बना के पेनिट्रेट कर जाता है। और दूसरा चीज, न्यूक्लियस के पास में है तो जितना पास में होता है उतना जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है।
और मेजॉरिटी जगह या मेजॉरिटी किताबों में यहां पे डिक्रीजेस बताया जाता है, जो कि एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इट इज कांस्टेंट इन ए ग्रुप। आप एनसीईआरटी के हिसाब से चले और एनटीए के हिसाब से चले, एनटीए के हिसाब से चलेंगे तो वो रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है, कहीं भी। और मैं प्रूफ दे रहा हूं इसका, इसीलिए मैंने बोला रटवाऊंगा नहीं, विद प्रूफ। ये बोल के नहीं निकल जाऊंगा कि ये तो एक्सेप्शन है। आपको कैसे पता वो एक्सेप्शन है? आप लेबोरेटरी में थोड़ी जाओगे। मैं हर चीज का प्रूफ एंड लॉजिक बात करूंगा, तब जाके बिना रटे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके टिप्स पे होगी, ऑर्गेनिक और फिजिकल आपके टिप्स पे होगा। तो बाबू समझ आ रहा है? अच्छा, सोना भी समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए भाई चलिए। तो बाबू जो है ना, वो एक ही वर्ड के लिए यूज नहीं होता है। जैसे मैं कोई तो गाना सुन रहा था, उसमें लाइक होता है ना, आज गाने जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, तो मैं तो जनरली कव्वाली सुनना पसंद करता हूं। मेरे को ये बॉलीवुड में ये प्रेम मोहब्बत इश्क ये सब ये फर्जी चीजें, डुप्लीकेट चीजें, ये फैब्रिकेटेड है, तो इसमें विश्वास नहीं होता। तो मैं कोई गाना सुन रहा था, उसमें पिया बोला जाता, पिया, ओरे पिया, बहुत सारे गाना सुना। पिया को मतलब आप समझ रहे हो, आपने ऐसा उस टर्म को क्या बोलते उसको ब्यूटिफाई कर दिया है कि इट मेड फॉर अ गर्ल और इट इज मेड फॉर अ बॉय। ये लड़का और लड़की का, वो तुम लोग जो 17-18 साल में तुम्हारा जो होता है वो वाला तुम समझते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस पिया का मतलब होता है कि द वन होम यू आर क्लोजेस्ट टू। वो भगवान हो सकते हैं, वो मम्मी पापा हो सकते हैं। जैसे अब मान लो मैं बोलूं डार्लिंग, तो दैट इज अ क्रेजी वर्ड फॉर यू। और सॉरी ने डार्लिंग बोल दिया, बताओ। डार्लिंग इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर द फेवरेट पर्सन, दैट इज यूज फॉर द पर्सन जो जिससे आप सबसे क्लोज हो। वो भगवान हो सकते हैं, वो कोई भी आपके मम्मी पापा भाई बहन, या फिर जिसके लिए आप एक्चुअल में इस्तेमाल कर सको वो भी हो सकता है। इसमें कोई इसमें शर्माने की क्या बात है, राइट? हाँ, चलो आ जाओ यहां पे कि पीरियड में और ग्रुप में क्या होता है। तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वेरी वेरी क्लियर, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यस, अब आते हैं बॉस, एक पीरियड का एग्जांपल लेके बता देता हूं। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। चलो, अब Z इफेक्टिव है क्या? Z इफेक्टिव इज बेसिकली Z माइनस S। यही तो हमने बताया था, स्लेटर्स रूल। Z इफेक्टिव इज Z माइनस S। अब Z माइनस S, S क्या है? S इज Z माइनस सिग्मा बोलो, Z माइनस S बोलो, बात एक ही है। चलो आपने सिग्मा पढ़ा होगा तो सिग्मा बोल देते हैं। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा इज शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिग्मा क्या है? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बेटा दे आर इनर इलेक्ट्रॉन। ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, लिथियम की बात करोगे तो Z इज एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ये एटॉमिक नंबर लिख दिया Z माइनस S। S का मतलब इनर इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम का देखो 1s2 2s1, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन समझ आया फर्स्ट ऑर्बिट में। यहां पे आप देखोगे 1s2 2s2, इनर इलेक्ट्रॉन समझ आया, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इज इनर इलेक्ट्रॉन, दैट मींस अगेन 2। बोरोन का पता करो 1s2 2s2 2p1, मतलब अगेन आप देखोगे तो बेटा इनर इलेक्ट्रॉन, वो तो सेकंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का इनर इलेक्ट्रॉन दैट मींस 2। तो इन केस ऑफ सेकंड इनर इलेक्ट्रॉन इज 2, इनर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो Z माइनस S आप सबका कर रहे हो, तो यहां पे आ रहा है Z इफेक्टिव इज 1, Z इफेक्टिव 2, Z इफेक्टिव 3, Z इफेक्टिव 4, 5, 6 एंड 7। ये आपका Z इफेक्टिव निकला। तो बेटा पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ रहा है क्या? पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ रहा है क्या? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया तो एक चीज जिसमें आप माहिर हो, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खत्म कहानी। और समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर दैट प्रूफ आई हैव गिवन यू दिस। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ, ग्रुप की बात करते हैं। तो बॉस ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर लेते हैं। अगेन Z इफेक्टिव क्या है? Z माइनस S। Z क्या है? एटॉमिक नंबर याद है? एटॉमिक नंबर फर्स्ट पीरियड का 3, सोडियम 11, 19, 37, 55 और फ्रांसियम होता तो 87। चलो Z माइनस S करो तो बेटा इसमें देखोगे 1s2 2s1, ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट इनर ऑर्बिट है, तो इसमें इनर इलेक्ट्रॉन इज 2। सोडियम का लिखो
1s2 2s2 2p6 3s1। अगर 3 आउटर मोस्ट है तो 1 और 2 इनर हो गया, तो देखो इनर में 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह इसका निकालोगे, इनर में 18 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह इसका निकालोगे, इनर में 36 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह इसका निकालोगे इनर में, तो Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। बायो बेटा हमने बोल रखा है ऑलरेडी आपको, बट फिर भी आप पूछ रहे हो, बता देता हूं। बायो बेटा 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। चलिए 2-3 अगस्त से तो क्लासेस हो जाएगी, 1 अगस्त को प्लानर एंड ऑल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और बॉटनी वाले सर 5 या 6 अगस्त को आ जाएंगे। क्लियर, समझ गए? आगे बढ़े तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और हुआ क्या, मैंने कल रील डाला, एक ऑफिस का रील डाला है ना। हमारे ऑफिस के जो एचआर हैं उन्होंने प्लान किया कि सर ऑफिस में कुछ फन एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, बिकॉज आई एम अ सीरियस पर्सन, तो मुझे फन एंड ऑल समझ नहीं आता। तो ऑफिस के एचआर ने बोला कि सर फन एक्टिविटीज भी होनी चाहिए और भी चीजें होनी चाहिए जिसमें ऑफिस के लोगों को भी अच्छा लगे। मैंने कहा हाँ होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि रील का कल्चर डालते हैं कि हम विल शूट अ रील फ्रॉम द ऑफिस और हम रील बनाया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू दैट। अब हमने ऑफिस में जो एचआर हैं और जो साथ में कलीग्स हैं उनके साथ हमने रील बनाया, और मैंने जिसके साथ रील बनाया खासकर वो लड़की थी। अब बच्चों को इससे ज्यादा तो चाहिए क्या, वीटी सर किसी लड़की के साथ रील बना रहे, अरे बाप रे, दिस इज अ नेशनल न्यूज नाउ। तो भाई साहब वहां कमेंट सेक्शन में और कुछ नहीं लिखा है, केवल लवली लिखा हुआ। आई एम लाइक, जिसको नहीं पता है उसको भी तुम पता चलवा रहे हो, कुछ तो ख्याल रखो, शर्म कर लो, कुछ तो एक इज्जत कर लो, कुछ थोड़ा बहुत, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं मैं। खाली लवली लवली लिखा हुआ है बस। वो साथ में कलीग्स हैं, वो उनके दिमाग में कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर सही से काम नहीं कर पाएंगे वो। थोड़ा ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और जिस दिन कोई लवली मैम से रिलेटेड कोई न्यूज होगी ना, तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा बॉस। और ये लवली इज अ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर, ऐसा कोई है ही नहीं जिंदगी में हमारे, ठीक है। और जिस दिन जिंदगी में कोई आएगा, शायद अगर कोई आया तो, जैसे मैं हूं ऐसा लगता तो नहीं है, जितना मैं वर्कोहलिक हूं, मतलब काम ही काम, तो फिर उस हिसाब से तो कोई टिकने वाला नहीं है। देखो बस सीधी बात है। लेकिन ठीक है, इन केस इन फ्यूचर इफ समवन सीज लाइक मी, मतलब सीज, या फिर आई एम सेइंग टू हर या शी सेइंग टू मी, तो मैं पहले आउटस्पोकन होकर बोल दूंगा बस। आपको गेस करने की जरूरत नहीं कमेंट्स में जाके, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। फिर यहां पे आते हैं पीरियड, यहां पे आते हैं ग्रुप। Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट्स इट। चलिए, तो आपके पास बेटा ये Z इफेक्टिव आ गया है। Z इफेक्टिव कैसे पीरियड में हुआ, कैसे ग्रुप में हुआ, ये भी आ गया है। अब आते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या आते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। आइए, Z इफेक्टिव आपका हो गया। अब Z इफेक्टिव से रिलेटेड कुछ एक सवाल है मेरे मन में जो पूछूंगा, और फिर आपको मैं एटॉमिक रेडियस पे लेके जाता हूं। चलिए, Z इफेक्टिव सिंगल इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन, या कहीं नहीं? Z इफेक्टिव कहां वैलिड है? Z इफेक्टिव कहां वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कहां पे? फटाफट से। सर की ब्लशिंग, अरे भाई मैं ब्लश करूंगा ना तो हद होगी, मतलब। चलो आगे बढ़ो। चलो, हम सिंगल लोगों का प्रॉब्लम तो नहीं जान पाओगे। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। चलो, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में है, कहां पे है? मल्टी इलेक्ट्रॉन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है। Z इफेक्टिव मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या है एसपीडीएफ में? व्हाट इज द शील्डिंग पावर का ऑर्डर? शील्डिंग पावर ऑर्डर बताइए। मल्टी इलेक्ट्रॉन में वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलिड है। शील्डिंग पावर का मतलब बताइए। सही ऑर्डर है, शील्डिंग पावर का ऑर्डर है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलिए, SPDF हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। आइए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, शील्डिंग पावर ऑर्डर S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के बाद, शील्डिंग पावर ऑर्डर के बाद, आइए ना, मुझे बताइए पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बताइए। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बताइए एसपीडीएफ में।
पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बताइए। तो बहुत सही, पेनिट्रेशन पावर का भी ऑर्डर होगा S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, दैट इज द सेम ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन है? इनर इलेक्ट्रॉन है या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर इलेक्ट्रॉन है? कौन होता है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन? हु आर विच ऑफ दीज आर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? इनर इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? बढ़िया, शील्डिंग वाला जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन होता है। शील्डिंग वाला क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पीरियड में Z इफेक्टिव कैसे वैलिड करता है? पीरियड में Z इफेक्टिव कैसे वेरी करता है? और क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप में Z इफेक्टिव कैसे वेरी करता है? मैंने बोला था ना भाई, रटवा दूंगा क्लास में, टेंशन ना लो। इनर मोस्ट तो भैया न्यूक्लियस होता है, सबसे अंदर तो न्यूक्लियस है, इनर इलेक्ट्रॉन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाओ, पीरियड क्या होगा बेटा? पीरियड में Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड। लेफ्ट से राइट, पीरियड का मतलब ही होता है लेफ्ट से राइट, बाय डिफॉल्ट इट इज सीम टू बी लाइक दैट। Z इफेक्टिव इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टॉप से बॉटम ग्रुप में क्या होता है? Z इफेक्टिव टॉप से बॉटम क्या होता है? तो Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Z इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? ओके फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास में जाता हूं, यस नेक्स्ट आपके पास में जाता हूं एटॉमिक रेडियस के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, एटम कितना छोटा होता होगा? एटम कितना छोटा होता है? आप क्या समझते हो एटम से? कितना छोटा होता होगा एटम? गो फॉर इट। ग्रुप में रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं एटॉमिक रेडियस टॉपिक पे। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस सबसे पहले मैं बता दूं आपके सिलेबस में क्या है। तो भाई एटॉमिक रेडियस 4 तरीके का होता है। एटॉमिक रेडियस 4 तरीके का होता है। वी विल डिस्कस ऑल। एटॉमिक रेडियस 4 तरीके का होता है। इट इज 1, फिर इट इज 2, फिर वी हैव 3, बहुत बढ़िया, वी हैव 4, 3 एंड 4, बहुत अच्छा, अमेजिंग। आइए 1 2 3 4 एटॉमिक रेडियस आ जाओ। हाँ, एटॉमिक रेडियस हमें 4 तरीके से पढ़ना है। 4 आपके सिलेबस में एटॉमिक रेडियस। पहला होगा कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट आपको बस कोवेलेंट रेडियस पढ़ना है। फिर आपके पास कोवेलेंट रेडियस के बाद आपको पढ़ना है, हाँ, कोवेलेंट रेडियस के बाद आपको वंडरवाल रेडियस पढ़ना है। अब वंडरवाल रेडियस के बाद आपको मेटालिक रेडियस पढ़ना है। 4 आपको पढ़ना है। और मेटालिक रेडियस के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आयोनिक रेडियस पढ़ना है। और हर साल आयोनिक रेडियस से एक सवाल आता है, एवरी ईयर। तो 4 नंबर यहां छुपे हुए हैं आपके, हर साल आ रहा है, किसी न किसी फॉर्म में जरूर दे देता है, या तो डी ब्लॉक में जाकर पूछ देता है, या पी ब्लॉक में पूछ देता है, या एनीवेयर, हर एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। चलो अब एक्चुअली हमें सबसे पहले एटॉमिक रेडियस के बारे में समझना है, फिर इन 4 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले हम ये तो समझे इन चारों में क्या है। कोवेलेंट रेडियस की सबसे पहले हम बात करें। किसकी बात करें? कोवेलेंट रेडियस की हम बात करते हैं। आ जाओ, अब कोवेलेंट रेडियस क्या है, आओ। तो कोवेलेंट रेडियस, एक्चुअली रेडियस सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक रेडियस। जो एटम आप देखते हो ना, जो हम फटाफट से एटम ऐसे बनाते रहे कि भाई बीच में से न्यूक्लियस होगा, फिर चारों तरफ से ऑर्बिट होंगे और कुछ इस तरह से होगा, ये हमने फटाफट से ऐसा बनाया, बट इतना बड़ा दिखता थोड़ी है। एटम इज इनविजिबल। 9th 10th में पढ़ा होगा, मैडम ने पढ़ाया होगा कि भाई एटम जो है वो इनविजिबल है, आपको अपनी नेकेड आईज से देख नहीं सकते, इतना छोटा है। और जिन चीजों को देख नहीं सकते उसका रेडियस निकाल पाओगे क्या? उसको आप मेजर कर सकते हो क्या? नॉट पॉसिबल। तो एटॉमिक रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं है, पहली बात। तो एटॉमिक रेडियस फिर कहते किसको है? ये पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे, इतने सालों से पढ़ रहे, ये एटॉमिक रेडियस कहते किसको? तो एटॉमिक रेडियस एक्चुअली बॉन्डेड स्टेट में कैलकुलेट होता है। एटॉमिक रेडियस वैलिड होता है जब 2 एटम बॉन्ड बना रहे हो। बॉन्डेड स्टेट में जाने के बाद जो रेडियस होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना? मैं इन चीजों को बाद में समझाऊंगा, लेकिन मैंने इतना समझाया कि एक सिंगल इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक रेडियस निकालना संभव नहीं है। ठीक है ना? यस। तो यहां पे लिखो कि एटॉमिक रेडियस इज वैलिड इन
यहां पे लिखोगे एटॉमिक रेडियस इज वैलिड इन बॉन्डेड स्टेट। एटॉमिक रेडियस इज वैलिड इन बॉन्डेड स्टेट। एटॉमिक रेडियस बेटा बॉन्डेड स्टेट में वैलिड होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि एटॉमिक रेडियस इज वैलिड इन बॉन्डेड स्टेट। एटॉमिक रेडियस आपके बॉन्डेड इज वैलिड इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। एटॉमिक रेडियस वैलिड है आपके बॉन्डेड स्टेट में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। चलो, अब एटॉमिक रेडियस वैलिड है बॉन्डेड स्टेट में, तो दूसरी चीज मैं बता दूं, एटॉमिक रेडियस वैलिड है बॉन्डेड स्टेट में, तो दूसरी चीज मैं बता दूं कि बस यहां पे हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस। मतलब क्या हुआ समझ लो कि भाई बॉन्डेड स्टेट का मतलब हुआ कि दो एटम ऐसे ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। इसका भी अपना बीच में न्यूक्लियस होगा, राइट वाले का भी बीच में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ये जो येलो कलर का लाइन है इसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ये जो येलो कलर का लाइन है इसको हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर, फिर क्या कहते हैं? न्यूक्लियर, और फिर क्या कहते हैं? डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और एटॉमिक रेडियस क्या है? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आप निकाल लो, उसका आधा कर लो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर लो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। बोलो बोलो हाँ या ना। When we will complete this chapter in 3 more days, 3 more lectures we'll complete the chapter, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा ग्लिम्स लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आइए, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा। यहां पे राइट है कि रॉन्ग है भाई? राइट है कि रॉन्ग है? राइट है, राइट, एब्सोल्युटली। चलो, तो एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। गॉट इट? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, अब देखो मैं एक एक करके कोवलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात करेंगे। आइए, सबसे पहले कोवलेंट रेडियस की बात करें। सबसे पहले, हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं कोवलेंट रेडियस पे। सबसे पहले आपको ले चलता हूं मैं कोवलेंट रेडियस पे। किस पे ले चलता हूं? कोवैलेंट रेडियस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, कोवैलेंट रेडियस। आइए, कोवैलेंट रेडियस क्या है? आइए बात करते हैं कोवैलेंट रेडियस पे कि कोवैलेंट रेडियस क्या है, ठीक है। बात करते हैं कोवैलेंट रेडियस क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड सबने देखा है, तो एटॉमिक रेडियस हमेशा बॉन्डेड स्टेट में वैलिड होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड ये बन गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो लेफ्ट वाला न्यूक्लियस ये है, राइट वाला न्यूक्लियस ये है, इसके बीच का डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके बीच का डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पे आ रहा है दिस इज इसके दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यही है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो किसी भी एटम का कोवैलेंट रेडियस निकालना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो, ठीक है। जैसे मान लो बेटा ये ए है और ये बी है, ठीक है। हो सकता है ए और ए भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, भाई आपकी मर्जी है, दोनों ए और ए भी हो सकते हैं। भाई कोवैलेंट बॉन्ड तो किसी में भी बना सकते हो, दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ए और ए भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों कोई भी एटम किसी भी तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनना हो, किसी भी तरह का कोवैलेंट बॉन्ड बनना हो, जैसे दोनों एक बी हो सकता है, एक सी हो सकता है, इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। क्लियर है? चलिए, शट अप। चलो, अब आओ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा इज कोवैलेंट रेडियस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा इज कोवैलेंट रेडियस। अब देखो, अब इसमें दो केस बन रहा है। हो सकता है जो दोनों एटम है उनकी क्या हो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, या हो सकता है इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग हो। जैसे देखो, अगर दोनों एटम सेम हो तो मैं इसको होमो एटॉमिक बोल रहा हूं।
अगर दोनों एटम सेम हो तो मैं इसको होमो एटॉमिक बोल रहा हूं, और अगर दोनों एटम डिफरेंट हो, जैसे कि ये ए और बी वाला हुआ, इसको मैं मिटा दूं, एक ही बात है वो। अगर ये हो सकता है हेटेरो एटॉमिक, एक होमो एटॉमिक हो सकता है, दूसरा हेटेरो एटॉमिक हो सकता है, बोलो क्लियर है ना? एक होमो एटॉमिक हो सकता है, दूसरा हेटेरो एटॉमिक हो सकता है, बोलो क्लियर है ना? ए और ए के बीच के डिस्टेंस को हम होमो एटॉमिक बोल रहे थे, बोलो क्लियर है? चलो अब इसमें कोवलेंट रेडियस को मैं सीआर बोल रहा हूं, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए क्या होगा? कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, दोनों के बीच के डिस्टेंस DAA/2। सीधा, अगर होमो एटॉमिक है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। ये DAA क्या है? DAA इज बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये DAA क्या है बेटा? DAA इज नथिंग बट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है आपके पास? दिस इज DAA, दिस इज व्हाट? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इज व्हाट इट इज, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, DAA/2। ठीक है, सो कोवलेंट रेडियस ऑफ ए इज नथिंग बट DAA/2। ऑल गुड, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास हेटेरो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक में तो कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। होमो एटॉमिक में देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको ये दिया होगा उसका आधा कर देना है। हेटेरो एटॉमिक के केस में कि कोवलेंट रेडियस कैसे निकालोगे? तो कोवलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। सीधा, अगर दोनों अलग अलग एटम है तो फिर आएगा Ra प्लस आरबी माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। अब उसमें आप कर सकते हो कि मान लो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा, Ra प्लस आरबी हो जाएगा। तो वो अलग अलग से नहीं पढ़ना है, एक ही फॉर्मूला है, उसी से सारा हो जाएगा। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो Ra प्लस आरबी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कोवलेंट रेडियस में दो होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सॉरी, एक होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का सीधा सीधा आधा कर देना है। हेटेरो एटॉमिक अगर दो अलग अलग एटम्स हैं तो बॉस उसमें Ra प्लस आरबी माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है, अब इसी को बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन। इस जो इक्वेशन हमने लिखा है बस नाम जानना है और कुछ नहीं है, स्टाइल मारने वाली बात है। स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन, स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन, इसको हम स्टीवेंसन और शूमेकर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसके आगे नहीं पढ़ रहे हम, कल पढ़ेंगे। अब एटॉमिक रेडियस कल पढ़ेंगे, और आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3 लेक्चर और रहेगा, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में ऑक्साइड्स का नेचर आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा पढ़ेंगे, और पैरेलल में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, मतलब सॉरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो 3 लेक्चर आपका एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा अगले वीक में, 3 एक्स्ट्रा लेक्चर्स, जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगा। और वो बेसिक्स है, मतलब वो 9th-10th में आपको पढ़ के आना चाहिए था, बट वो आप पढ़ते नहीं हो, तो उसके बिना संभव नहीं है ऑर्गेनिक स्टार्ट करना। तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक पहले हम 9th-10th वाला पढ़ेंगे, फिर और IUPAC नोमेनक्लेचर पे जाएंगे। ठीक है ना? तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक हम अलग से पढ़ लेंगे, उसके लिए हम प्लान अलग से, प्लानर नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं खींचेंगे कोर्स को। 3 लेक्चर हम अलग से कर लेंगे, 3 घंटे का ही कोर्स है वो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।